जी आ गए वेलकम टू नेक्स्ट टॉप कॉमर्स बेटा। मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। तुम्हें तो पता ही है यार, जिन लोगों ने इसका वन शॉट वीडियो नहीं देखा, जाओ चैनल पे उसको देखो पहले। ये रैपिड रिवीजन है, अगर आपने वो देखा है तो ही बेहतर समझ आएगा। ठीक है, अगले 10 से 15 मिनट के अंदर इस चैप्टर को डन करते हैं। चलो जी, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते सबसे ऊपर। इकोनॉमिक्स शब्द कहां से आया सर? देखो, ग्रीक वर्ड ना, पहले इकोस करके ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है हाउस, अ हाउस। ठीक है, और नेमिया का मतलब होता है टू मैनेज, कि घर का मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक शब्द जो आया वो आपका एक ग्रीक वर्ड से आया। अब ना इसकी डेफिनेशन की बात हुई तो 4 लोगों में बहस हो रही थी। सबसे पहले हमारे आए एडम स्मिथ साहब। एडम स्मिथ साहब ने बोला कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी ऑफ वेल्थ है, पैसे की स्टडी करना मतलब इकोनॉमिक्स होता है। तो इनको ना किसने बोला? एल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने बोला कि यार तुम बेवकूफ आदमी हो यार, सिर्फ पैसे की स्टडी क्या इकोनॉमिक्स होती क्या? अरे उस पैसे को कैसे कमा रहे हो और कैसा खर्चा कर रहे हो। वेलफेयर की डेफिनेशन जो होती है, वेलफेयर जो होता है उसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ वेलफेयर इज इकोनॉमिक्स, ये उन्होंने कहा। इनको ना तीसरा बंदा आके बोलता है, कौन? प्रोफेसर लायनल रॉबिन्स भाई साहब। इन्होंने बोला तुम दोनों ही बेवकूफ हो। क्यों सर? क्योंकि इसको स्टडी ऑफ स्केर्सिटी बोलते हैं, कि हमारे जो इकोनॉमी है ना उसमें बहुत सारी चीजें बहुत ही स्केर्स हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल, पेट्रोल है ना, ये इतना कम है। और इसके ना बहुत सारे यूजेस भी हैं, कि पेट्रोल तो गाड़ी में भी डलता है, प्लेन में भी डलता है, बस में भी डलता है, और मशीनों में भी डलता है, पेट्रोल डीजल बहुत सारी चीजें। हाँ या ना? तो आप ऐसी कम रिसोर्सेज को जिनके बहुत सारे यूजेस हैं उनको कैसे मैनेज कर सकते हो कि हर किसी की डिमांड को हम सेटिस्फाई कर सके। इसकी स्टडी को, स्कैर्सिटी की स्टडी को हमने इकोनॉमिक्स माना। ठीक है, इन तीनों के बीच में लड़ाई होने लग गई कि नहीं भैया वेल्थ है, कोई बोलता है वेलफेयर है, कोई बोलता है स्कैर्सिटी है। तो पीछे से हमारे प्रोफेसर सैमुअल्सन भाई साहब आए और उन्हें बोला, अरे रुक जाओ बेटा, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम बताओ। बोलते यार स्टडी ऑफ वेल्थ हमारी डेफिनेशन होती है। उनने भाई साहब इनसे पूछा, एल्फ्रेड मार्शल से भाई साहब से पूछा, बोलते तुम्हें क्या लगता है? बोलता है वेलफेयर की डेफिनेशन होती है। ये लायन रॉबिन्स भाई साहब से पूछा, बोलते तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी बोलता है कि भैया स्कैर्सिटी की डेफिनेशन है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीनों की डेफिनेशन उठाई और बोला चलो मैं दे देता हूं एक डेफिनेशन, तुम सबका कंक्लूजन कर देता हूं, तुम्हारी भी बात सुन लेते हैं, तुम्हारी भी सुन लेते हैं और तुम्हारी भी सुन लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला? ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, मतलब कि आदमी पैसा कैसे कमा रहा है, कैसे खर्चा कर रहा है, और कम चीजें जिनके बहुत सारे यूजेस हैं उनको हम किस तरह से इस्तेमाल करें कि आज भी इस्तेमाल हो जाए और फ्यूचर के लिए भी आप रख सको उसको। तो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो बनाई किन्ने? प्रोफेसर सैमुअल्सन भाई साहब ने। इन तीनों की डेफिनेशन को प्लस करके, ऐड करके उसे सबसे अप्रोप्रिएट माना गया। ठीक है बेटा, अब आते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब है हमारे पास 2 तरह के नेचर है, एक है साइंस और एक है आर्ट। साइंस क्या है बेटा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब क्या प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व कर रहे हो उसको। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब कैसे सॉल्व करी जानी चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए और क्या है, बस उसका ही अंतर होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब क्या होना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, आर्ट कैसे है इकोनॉमिक्स। अब बेटा मैं अगर 4 लोगों के बीच में खड़ा हूं, कहीं भी तुम चले जाओ, किसी भी गुमटी पे चले जाओ, चाय वाले की दुकान पे चले जाओ, हर जगह राजनीति और देश की कहीं ना कहीं बात चल रही होती है। आप उनसे पूछो कि आपको क्या लगता है देश के अंदर क्या दिक्कत है? एक बोलेगा बेरोजगारी की दिक्कत है, एक बोलेगा भाई साहब गरीबी इतनी ज्यादा है, एक बोलेगा भाई साहब की मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है, एक बोलेगा हमारी एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, एक बोलेगा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हर किसी की नजर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और उनके अपने अपने तरीके भी है कि इनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। हाँ या ना? इसीलिए ये आर्ट है। आर्ट मतलब पर्सनलाइज एप्लीकेशन। जैसे आपकी पेंटिंग, मेरी पेंटिंग और किसी तीसरे व्यक्ति की पेंटिंग एकदम सेम कभी नहीं हो सकती। उसी प्रकार मेरा नजरिया जो है इकोनॉमी को देखने का और किसी और का नजरिया जो है इकोनॉमी को देखने का वो अलग अलग हो सकता है। इसीलिए इकोनॉमिक्स एक तरह की कला मानी गई। क्या बोला गया? कि एक आर्ट है भाई। हर इंसान अलग अलग तरीके से इकोनॉमी को देखता है, उसकी नजरों में अलग अलग प्रॉब्लम होती है और वो कैसे सॉल्व होनी चाहिए वो भी अपने अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया? अब आते हैं, हमारे पास 2 तरह की एक्टिविटी होती है, एक होती है इकोनॉमिक, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब जिस एक्टिविटी को करने के बाद आप अपना रोजगार या अपना जीवन चला सको, अर्न लाइवलीहुड। अगर कोई एक्टिविटी करने के बाद अपना लाइवलीहुड आप अर्न कर सको, जैसे कि मैं कोई काम करता हूं, जैसे मैं पैर दबा रहा हूं मसाज पार्लर में, तो क्या मुझे उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं? हाँ, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन मैं वही एक्टिविटी
वही पैर दबाने वाला काम घर पे जाकर अपने माँ बाप के दबाऊं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। मतलब जो प्यार भावना से मन की संतुष्टि के लिए किया जाए और जो पैसा कमाने के लिए किया जाए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। जो मन भावना से हो, अगर मैं फूल बेचता हूं नॉर्मली लोगों को 20-20 रुपए का, इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्यार मोहब्बत से किसी कन्या को दे दिया फूल तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं हमारे पास स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट। स्टैटिस्टिक्स वर्ड कहां से आया? तो स्टैटिस्टिक्स वर्ड डिराइव हुआ लैटिन वर्ड से स्टेटस, इटालियन वर्ड से स्टैटिस्टा और जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक और ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिक्यू। ये सब के सब एक ही मीनिंग करते हैं, पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, इसमें दो तरह की चीजें हमने सीखी, प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस ये कहता है कि स्टैटिस्टिक्स मतलब एक इंसान का डेटा नहीं होता, ये एग्रीगेट है, मतलब बहुत सारे लोगों का एग्रीगेट डेटा इज स्टैटिस्टिक्स। मतलब एक इंसान की एज कि कितना जिया, हमारे बगल में एक राजू है वो 50 साल की उम्र में मर गया, तो मतलब क्या वो स्टैटिस्टिक्स होती है? नहीं। लेकिन औसतन एक आदमी देश के अंदर कितना जीता है, 67 ईयर्स, इसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, सिंगुलर सेंस क्या कहता है? बोलता है भैया एक मेथड है। ठीक है, क्या मेथड है? कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिसिंग ऑफ डेटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। कि पहले डेटा को कलेक्ट करो, फिर उसको अरेंज करो, ऑर्गेनाइज करो, फिर प्रेजेंट करो, शो करो, शो करने के बाद उसको देखो कि भैया क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या चेंजेस है, और एनालाइज करने के बाद उसका क्रस्ट निकालो कि क्या कर सकते हैं उस डेटा को पढ़ के, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्लूरल सेंस में कुछ आपको चीजें बताई गई। क्या बताया गया? देखो ध्यान से, ये एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट है। वही मैंने जो बोला, सिंगल आपको किसी का डेटा मिल जाए कि एक इंसान कितना पढ़ा लिखा है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस का मतलब है कि हमारे देश में चावल कितना बनने वाला है, ये तो कितनी सारी चीजों पर डिपेंडेंट होता है ना। बारिश कैसी होगी, इंसान किसान मेहनत कितनी कर रहा है खेत पे, फर्टिलाइजर कितना यूज कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है, हाँ या ना। तो कितनी सारी चीजों से अफेक्ट होता है ये चीज। तीसरी बात देखो, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, राम मैं उसका बड़ा भैया, कन्हैया वो मेरा छोटा भैया, इसको स्टैटिस्टिक्स नहीं कहते। मैं 22 साल का हूं, मेरा छोटा भाई 18 साल का है, ये नंबर जब आ जाएगा ना तो आप इसको स्टैटिस्टिक्स बोलोगे। कौन किससे बड़ा, कौन किससे छोटा, ये ऐसे एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होती। ठीक है, फिर आता है दे आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पसेस। मतलब इसका मतलब यह है कि बेटा अगर आप किसी स्टैटिस्टिक्स को शो करते हो तो उसका कोई पर्पस होता है पीछे ऑलरेडी। जैसे कि मुझे देश की पॉपुलेशन को निकालना है, तो ये मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया, तब जाके मैंने देश की काउंटिंग करी, जाके मैंने सेंसस निकाला कि भैया देश में कितने लोग रह रहे हैं, क्या पॉपुलेशन है देश की, उसको निकालने के लिए मैं ऑलरेडी सोच के बैठा हूं कि मैं डेटा क्यों कलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, फिर आता है लास्ट पार्ट, हमेशा डेटा जो है एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में या सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट होना चाहिए, वरना आपका पर्पस कभी पूरा नहीं हो पाएगा, फाइलें बिखरी रह जाएंगी, आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या करूं इसका मैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, स्टैटिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो सबके लिए अलग अलग इंपॉर्टेंस है। सरकार के लिए क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, कि अगर उनको कोई वेलफेयर करना है देश के अंदर, अगर मान लो जैसे गरीब लोग जो हैं उनका अगर उनको भला करना है, उनको कुछ मदद प्रोवाइड करवानी है, तो देखना तो पड़ेगा ना कि कौन इंसान नीडी है, कौन इंसान नीडी नहीं। पता चला कि अमीर आदमी को खाना बांट रहे हैं, गरीब आदमी तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो ऐसा कोई काम करने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स देखना पड़ता है, कौन इंसान गरीब है, कौन इंसान को वेलफेयर करना है, ऐसे आप ऑब्जेक्टिव के लिए स्टैटिस्टिक्स की मदद लेते हो। ठीक है बेटा, फिर आता है अगर कोई पॉलिसी बनानी हो, अब पॉलिसी बनाने के लिए भी ना आपको फोकस करना पड़ता है। जैसे कि मिड डे मील आपने निकाला है ना, कई सारी अलग अलग पॉलिसीज बनाते हो, गरीब लोगों के लिए बनाते हो, उनको वेलफेयर करने के लिए कुछ बनाते हो, तो ये डेटा आपको पहले निकालना पड़ता है कि यार कितने लोग गरीब हैं, ज्यादा है क्या, ज्यादा है तो बनाते हैं, 4-5 लोगों के लिए पॉलिसी नहीं बनाएंगे हम। अगर देश में अर्थव्यवस्था है या फिर मान लो आपकी जो प्रॉब्लम ये हो रही है कि मान लो हर इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, तो अगर देश के 40% लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो हम कितना स्कूल बनाएं, कितने हम लोग कितने एजुकेटर्स को हायर करें, वो नंबर निकालने के लिए भी आपको स्टैटिस्टिक्स की मदद लगेगी। ठीक है बेटा, ऑल्सो एक पॉपुलैरिटी देखने के लिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की पॉपुलैरिटी ज्यादा है, तो अपन क्या करते हैं, वोटिंग करवाते हैं, और जो वोटिंग में सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलते हैं वो जीत जाता है, वो सरकार बनाता है, हाँ या ना। ये कैसे कलेक्ट होता है, ये भी तो स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही होता है, किसको ज्यादा वोट मिले किसके कंपैरिजन में, ये क्या है, ये भी तो डेटा है, ये भी तो स्टैटिस्टिक्स है, हाँ या ना। तो पॉपुलैरिटी भी अगर देखनी हो किसी पॉलिटिकल ग्रुप की, तो भी स्टैटिस्टिक्स ही होता है। ठीक है, फिर देखते हैं अपन लोग इकोनॉमिक्स में क्या इसके फायदे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। सिंपल सी बात है, अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको स्टैटिस्टिक्स को देखना पड़ेगा।
कितने गरीब लोगों को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आप क्या करोगे, वो भी इकोनॉमिक्स में आप स्टैटिस्टिक्स की मदद लोगे, ठीक है। फिर इकोनॉमिक लॉज बनाने हो, लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करता भाई, जब हमने किसी चीज की प्राइस बढ़ाई तो उसकी डिमांड अपने आप गिर गई, तो ये स्टैट्स की मदद से पता चला ना कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे बना, स्टैट्स की मदद से पता चला हमें, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर चेक करना हो तो आपको स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई मैथमेटिकल रिलेशन बताना हो, प्राइस रिलेशन या प्राइस एनालिसिस बताना हो, तो आपको स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आपको इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है, आप 5 ईयर प्लान्स बनाते हो, कई सारी पॉलिसीज बनाते हो, वो कैसे बनाओगे, उसके लिए भी आपको स्टैट्स की जरूरत है, डेटा की जरूरत है। बिना डेटा के कोई प्लानिंग नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहले हर एक स्टेज में इकोनॉमिक प्लानिंग जरूरी होती है। दूसरी बात समझो, अगर आप, अच्छा, आपके पास कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि आपको बहुत सारा फायदा मिल सकता है। अगर चीजें कम होंगी तो आप उसको बहुत सोच समझ के खर्चा करोगे, वो कितनी कम है वो भी निकालने के लिए तो डेटा चाहिए ना आपको, स्टैटिस्टिक्स उसी को ही कहते हैं। फिर आता है आपके पास कि जैसे कि किस चीज के ऊपर आपको अर्जेंट इमीडिएट अटेंशन जरूरी है, जैसे कि देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है या डेथ रेट बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी लोग मर रहे हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट किस जगह पर है, भैया लोगों का मरना रोको, फैसिलिटी बढ़ाओ हेल्थ केयर की, हाँ या ना, तभी लोगों की जान बचा सकते हो। अर्जेंट अटेंशन कैसे पता चला, हमें पता चला एक दिन में कितने लोग मर रहे हैं, इस हिसाब से इस डेटा की मदद से हम जो है मेहनत करेंगे और हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये इकोनॉमिक प्लानिंग में भी आपकी मदद करता है। फिर देखो बिजनेस को क्या मदद करता होगा डेटा, अब एक नया बिजनेस अगर खुल रहा है तो क्या कर सकते हो उसको, यार वो कितना टैक्स पे करेगा, ठीक है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड कैसे होगी, ठीक है, वो सब आपको क्या बता सकता है, डेटा बता सकता है। मेरा प्रोडक्ट जिसमें मैं डील करता हूं, ये पिछले साल कितना बिका पूरे इंडिया के अंदर, ये मुझे डेटा बताएगा, ठीक है। इस साल कितना बिक सकता है, ये भी मुझे डेटा बताएगा, ठीक है। ऐसी कई सारी चीजें जो हैं वो आपको बिजनेस मदद करता है। ऑल्सो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मेरी राइवल कंपनी ने कॉम्पिटिटिंग कंपनी से कितनी प्राइस बढ़ी, कितनी प्राइस कम हुई, उनने कितनी प्राइसेस में अपने प्रोडक्ट बेचे, कितने बिक गए, ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके आप अपनी प्राइस सेट कर सकते हो और उसका एडवांटेज ले सकते हो। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने में भी आपकी डेटा या स्टैटिस्टिक्स मदद करता है। अब इसकी ना कुछ लिमिटेशन भी है, क्या है, इसकी कुछ कमियां भी हैं। क्या कमियां है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये क्वालिटेटिव फिनोमिना को नहीं बताता, ये सिर्फ नंबर क्वांटिटेटिव डेटा को बताता है, क्वालिटी को नहीं बताता, ठीक है। क्योंकि नंबर्स में आप चीजों को एक्सप्रेस करो, मैंने बताया था ना, राम मेरा बड़ा भैया, लक्ष्मण में उसका छोटा भैया, ऐसा नहीं, ठीक है। फिर आता है आपके पास स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल्स। भाई एक आदमी की बात करोगे वो डेटा नहीं होता, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि मैं बहुत सारे एग्रीगेट या लोगों की बात कर रहा हूं तो उसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है बेटा। फिर आता है इनको ना मिसयूज किया जा सकता है, बिल्कुल मिसयूज किया जा सकता है। मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं, मेरे को दिख रहा है डेटा के अंदर कि 10% देश के अंदर बेरोजगारी है, पर मुझे लोगों को भड़काना था तो मैंने एक रिपोर्ट जारी करी और अपनी रिसर्च में लिखा कि 60% बेरोजगारी है इस देश के अंदर। जो भी इंसान दिख रहा है 60% बेरोजगारी इस देश के अंदर, क्या होगा इस देश का। तो इस डेटा को मिसयूज करके लोग जो है गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं देश में, मतलब मारामारी की स्टेजेस ला सकते हैं, बहुत मिसयूज किया जा सकता है इसको, ठीक है। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। एक अम्मा है जो 105 साल जीती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हर आदमी जिएगा, औसतन आपको एवरेज जो मिलेगा ना वो 67 इयर्स मिलेगा। तो ट्रू वैल्यू जो होगी वो एवरेज है। एक आंटी 105 साल जी रही है, मतलब हर आदमी नहीं जीने वाला, ठीक है। फिर आता है आपके पास स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। देखो जो भी आप लॉज बनाते हो ना इनकी मदद से, वो एग्जैक्ट नहीं होते, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, इस वजह से एक्यूरेसी थोड़ी सी लैक होती है, इसका लिमिटेशन है। क्लियर है बेटा। आई होप कि आपको ये वीडियो, क्विक वीडियो समझ आया होगा। अगर इसका डिटेल वीडियो देखना है जाकर चैनल पर देख सकते हो। और ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसी चीजों को पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और खूब आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच एवरीवन।